इंग्लिश मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला पंखा हमारी कल्चर और हिस्ट्री की कितनी गहरी कहानी बता सकता है? आज हम आपकी क्लास 9th की कावेरी किताब के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे भारतीय पंखे की शानदार कहानी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंख से पंखा बनने की कहानी क्या है। फिर भारत के अलग अलग कोनों में बने खूबसूरत पंखों की एक टूर पर चलेंगे, समझेंगे कि आज के मॉडर्न जमाने में इनकी क्या जगह है और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि इस अनमोल आर्ट को हम कैसे बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, हमारी पहली मंजिल है इसकी जड़ें, इसकी एंशिएंट रूट्स। चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं, जिसकी शुरुआत बहुत पुरानी और शाही रही है। कितना सिंपल और खूबसूरत है ना? पंखा शब्द की जड़ें बहुत ही सीधी साधी हैं। ये हिंदी शब्द पंख से आया है, जिसका मतलब होता है किसी पक्षी का फेदर। और देखिए, इसी से बने हैं दो शब्द, पंखा मतलब अ फैन और पंखी मतलब एक छोटा प्यारा सा पंखा। और ये कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। पंखी का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। अगर हम पुराने भारत की कला को देखें ना, तो दीवारों पर बनी पेंटिंग से लेकर पुरानी मूर्तियों और बारीक एम्ब्रॉयडरी वर्क तक में हर जगह पंखी के सबूत मिलते हैं। दूसरी सदी में अजंता की गुफाओं की कला में इसकी झलक मिलती है। पुराने जमाने में ये सिर्फ हवा करने की चीज नहीं थी, मंदिरों में देवताओं के लिए और शाही दरबारों में राजा महाराजाओं के लिए सम्मान का प्रतीक थी। पंखों का आकार बहुत छोटा, लगभग 2 इंच से लेकर इतना बड़ा होता था कि उसे चलाने के लिए व्यक्ति की पूरी भुजा की ताकत की आवश्यकता पड़ती थी। और फिर जैसे जैसे ट्रेड रूट्स यानी व्यापार के रास्ते खुले, ये एक एक्सोटिक कल्चरल गुड बन गया, यानी एक खास और कीमती सांस्कृतिक चीज बनकर दुनिया में फैल गया। तो हमने इतिहास तो जान लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत में पंखों की अनबिलीवेबल वैरायटी। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें देश के अलग अलग कोनों और वहाँ की अनोखी कलाकारी से मिलाएगी। देखिए, पंखे तो हर जगह इस्तेमाल होते थे, लेकिन असली जादू था कारीगरों के हाथों में। हर इलाके ने अपने आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे बांस, बेंत, ताड़ के पत्ते, रेशम, पीतल और यहाँ तक कि चमड़े का भी। और हर पंखा सिर्फ एक पंखा नहीं, बल्कि अपने कल्चर की एक कहानी बन गया। ये टेबल एक नजर में दिखाती है कि ये डाइवर्सिटी कितनी कमाल की है। जरा देखिए, राजस्थान में कपड़े और सोने के धागों से शाही पंखे बनते थे, तो गुजरात में कपास और शीशे के काम से रंग बिरंगे, और बंगाल में वहाँ के कारीगर 16 पौधे और ताड़ के पत्तों जैसी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते थे। मतलब हर जगह की अपनी खास कला, अपनी पहचान। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान से। यहाँ के पंखे राजा महाराजाओं की शान के लिए बनाए जाते थे। इनमें कीमती सामान और बहुत ही बारीक सुई का काम होता था, जिसे ऑर्नामेंटल नीडल वर्क भी कहते हैं। और सोने के चमचमाते धागे, वो तो जैसे इनकी पहचान ही थे। राजस्थानी कला में 2 बहुत खास टेक्निक्स देखने को मिलती है। पहली है एप्लिके। इसका मतलब है एक कपड़े पर दूसरे कपड़े के खूबसूरत टुकड़ों को सिला जाता है। दूसरी है जरदोजी। ये सोने के धागों से की जाने वाली एक बहुत ही बारीक और शाही कढ़ाई होती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मंदिरों के लिए पीतल के शानदार पंखे और देवताओं को चढ़ाने के लिए तस्वीरों वाले कार्डबोर्ड के पंखे भी यहीं की खासियत है। अब राजस्थान से चलते हैं पड़ोसी राज्य गुजरात। यहाँ की कला एकदम अलग है, जो अपने शीशे और मोतियों के काम यानी मिरर वर्क के लिए मशहूर है। रंग बिरंगे मोतियों से ढका हुआ पंखा होता है और उसका हैंडल चांदी का होता है। गुजरात भारत में मोती कारीगरी का मुख्य केंद्र है और ये सुंदर पंखे अक्सर दीवार की सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कच्छ अपने हाथ से सिले हुए चमड़े के पंखों के लिए प्रसिद्ध है, जिनके किनारों पर धागे और ऊन से सजावट की जाती है। गुजरात की मेहनती घरों में काम करने वाली महिलाएं पंखा बनाने की इस हस्तकला में लगातार मेहनत करती रही हैं, जिससे वे पारंपरिक मिरर वर्क और क्रॉस स्टिच कढ़ाई वाले पंखे अलग अलग आकार और डिजाइन में तैयार करती हैं। और अब चलते हैं पूरब की ओर, बंगाल में। यहाँ की कारीगर नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं। वे 16 पौधे के दूधिया सफेद स्पंजी गूदे से बहुत ही नाजुक पंखे बनाते हैं। और हाँ, यहाँ का ताल पातर पंखा यानी ताड़ के पत्ते से बना पंखा तो अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है।
और ये कला का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। भारत के दूसरे राज्यों में भी पंखे बनाने की अपनी अनोखी ट्रेडिशंस हैं। उत्तर प्रदेश के फड़ पंखे सोने चांदी की जरी से चमकते हैं। उड़ीसा में ताड़ के पत्तों से बड़े बड़े पंखे बनते हैं, तो बिहार में रंगीन और मजबूत बांस के, और ट्राइबल इलाकों में तो घास, धातु और बेंत का इस्तेमाल करके कमाल के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वाले पंखे तैयार किए जाते हैं। अमेजिंग। एक समय में जो चीज सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बनती थी, वही हैंडीक्राफ्ट अब भारत के कारीगरों को रोजगार दे रहा है, उनका घर चला रहा है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। जैसा कि कहा गया है, समय और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ पंखों की ये सुंदर संस्कृति भारतीयों के बीच अपनी मौजूदगी खोने के खतरे में है। और ये बात तो साफ है, जब बिजली के पंखे और एसी आ गए हैं, तो हाथ के पंखों की रोजमर्रा की जरूरत कम हो ही गई है। तो सवाल ये है कि इस विरासत को कैसे बचाया जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, पंखों के पीछे की संस्कृति और कला को सेलिब्रेट करना, ताकि लोग इसकी वैल्यू समझें। दूसरा, कारीगरों को कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स देना, ताकि वो अपनी कला से एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड कमा सकें। और तीसरा, वर्कशॉप्स और प्रदर्शनियों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी कहानी पहुंचाना। और यहीं आकर हम इस सफर के अंत में एक बहुत जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, हम ये कैसे इंश्योर करें कि पंखे जैसी पुरानी और खूबसूरत कलाएं सिर्फ म्यूजियम की चीज बनकर न रह जाए, बल्कि हमारी मॉडर्न दुनिया में भी फलती फूलती रहें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। For more animation video, subscribe this channel now.